लॉर्ड सनी देओल का सीन तो आप सभी को याद ही होगा। 1993 में रिलीज हुई दामिनी फिल्म ने एक सवाल हर भारतीय के मन में खड़ा कर दिया था कि आखिर हमारी न्याय प्रणाली में आम जनता को केवल तारीख पर तारीख ही मिलती है। अब एक टाइम जंप लेते हैं। आज थोड़ा आपको डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फीलिंग आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 23 जुलाई 2026 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साफ कह दिया कि अब भारत में पेपर लीक मामलों की सुनवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित होंगे, जो स्पेसिफिकली इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई कर बच्चों को न्याय दिलाएंगे। इस वीडियो के लिखे जाने तक भारत में ऐसे 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो चुके हैं। दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 2 और मध्य प्रदेश में 4। लेकिन हम आज सिर्फ नीट की ही नहीं बल्कि कोर्ट्स की भी बात करने आए हैं। आप जानते हैं कि जब दामिनी आई थी 1993 में, सुप्रीम कोर्ट के पास तो 25 से 30 हजार केसेस पेंडिंग चल रहे थे और हाई कोर्ट में करीब 25 लाख केसेस पेंडिंग थे। नंबर तो आज भी ज्यादा ही है, पर जजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में सरकार क्या करे, कोर्ट्स क्या करे? 140 करोड़ लोगों का देश है, संख्या इतनी है। ऐसे में काम आते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ये विचार रातों रात नहीं आया। 90 के दशक के अंत तक देश की निचली अदालतों में करीब 2 करोड़ से अधिक मुकदमे पेंडिंग पड़े थे। इस न्यायिक संकट से निपटने के लिए साल 2000 में 11वें वित्त आयोग ने एक स्पेशल स्कीम का सुझाव दिया और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और कानून मंत्री अरुण जेटली ने इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाया। अरुण जेटली जी ने तब एक बहुत सीधा तर्क दिया था। न्याय की धीमी प्रक्रिया के कारण देश हर साल लाखों विचाराधीन कैदियों की जेल सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। अगर यही पैसा अदालतों के विस्तार में लगाया जाए तो जनता को इंसाफ भी मिलेगा और सरकारी खजाने पर बोझ भी कम होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 509 करोड़ का स्पेशल बजट अलॉट किया और लक्ष्य रखा गया 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करने का। कागजों से निकलकर काम बहुत तेजी से हुआ। अप्रैल 2001 में योजना शुरू हुई और कुछ ही महीनों में 500 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चालू कर दिए गए। इसका मुख्य काम था 2 साल से अधिक पुराने सेशन केसेस, मर्डर, डकैती और अंडर ट्रायल कैदियों के मुकदमों को डे टू डे सुनवाई करना। और शुरुआती 5 से 10 सालों में इन अदालतों ने 30 लाख से भी अधिक पेंडिंग मामलों का निपटारा कर दिया था। आंकड़ों ने साबित कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भारतीय न्याय प्रणाली भी सुपर फास्ट रफ्तार से फैसले सुना सकती है। लेकिन जैसे जैसे इस 5 साल की योजना की समय सीमा खत्म होने आई, सिस्टम के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आगे का खर्च कौन उठाएगा? 2004 में अटल जी की सरकार के जाने के बाद यूपीए सरकार के कार्यकाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को आगे बढ़ाया गया। मकसद साफ था, देश की निचली अदालतों में लटके 2.5 करोड़ से ज्यादा केसेस का बोझ कम करना। 2000 से 2011 के बीच करीब 39 लाख केस इन विशेष अदालतों को सौंपे गए थे। लेकिन कागजों पर बने इस महत्वाकांक्षी प्लान की असली परीक्षा राज्यों के प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड पर होनी थी। फिर आया 31 मार्च 2011। यही वो तारीख थी जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए दिल्ली से मिलने वाली डायरेक्ट फंडिंग पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो स्कीम लाखों केसेस निपटा रही थी, उसकी फंडिंग अचानक बंद क्यों हुई? इसका जवाब छिपा था सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में। सीएजी ने एक कड़वी सच्चाई उजागर की। केंद्र से राज्यों को बजट तो भेजा जा रहा था, लेकिन कई राज्य सरकारें उसका सही इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही थी। कहीं जजों और स्टाफ की भर्तियां अधर में लटकी रही, कहीं कोर्ट रूम ही नहीं बने, तो कहीं एफटीसीज के बजट को सामान्य प्रशासनिक खर्चे में डाइवर्ट कर दिया गया। दिल्ली को समझ आ गया था कि सिर्फ चेक काटने से न्याय की रफ्तार तेज नहीं होगी जब तक राज्य अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी ना निभाए। अगर जहां इनकी डबल इंजन सरकार भी थी, वो भी इस तरह की अटकलें आ रही थी, तो इनका केंद्र में होने का मतलब क्या? जब 2011 में केंद्रीय फंड रुका, उस वक्त भी देश में 6 लाख से ज्यादा फास्ट ट्रैक केस पेंडिंग छूट गए थे और इसका सबसे बड़ा असर उन राज्यों में दिखा जहां प्रशासनिक ढिलाई हावी थी। उत्तर प्रदेश में 2003 से 2012 के बीच सत्ता मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच बदलती रही, लेकिन हाई कोर्ट और शासन के बीच
तालमेल की कमी के कारण जजों की समय पर नियुक्ति नहीं हो सकी। नतीजा 2011 आते आते यूपी में 53,000 से अधिक फास्ट ट्रैक मामले पेंडिंग रह गए। बिहार में 2000 से 2005 के बीच आरजेडी शासन के दौरान न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी उपेक्षा हुई। 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद स्पीडी ट्रायल्स पर जोर जरूर दिया गया, लेकिन पिछले शासनकाल की प्रशासनिक लाचारी का बैकलॉग इतना भारी था कि 2011 तक बिहार में 80,000 से ज्यादा मामले अनसुलझे पड़े रहे। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासन के अंतिम दौर में सुस्त रवैये के चलते 32,000 से अधिक केस पेंडिंग छूट गए। 2012 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने 88 नए राज्य स्तरीय एफटीसीज की घोषणा कर एक मजबूत शुरुआत की कोशिश की, लेकिन बाद के वर्षों में बजट की तंगी और लाल फीताशाही के कारण ये व्यवस्था भी धीमी पड़ती चली गई। लेकिन इसी दौर में एक दूसरा मॉडल भी उभर कर सामने आ रहा था। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया कि केंद्रीय बजट बंद होने का मतलब न्यायिक सुधारों का रुकना नहीं है। गुजरात ने केंद्र की फंडिंग पर निर्भर रहने के बजाय राज्य के अपने खजाने से इवनिंग कोर्ट्स और लोक अदालतों का एक समानांतर ढांचा खड़ा किया। गुजरात ने अकेले 5.3 लाख से ज़्यादा मामलों को फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म में प्रोसेस किया, जो उस वक्त देश में सबसे ज़्यादा था। इसने ये साफ कर दिया कि जब राज्य के नेतृत्व के पास नीतिगत प्राथमिकता यानी पॉलिटिकल विल हो तो दिल्ली के फंड के बिना भी न्याय की रफ्तार बनाई रखी जा सकती है। 2011 तक का ये इतिहास दो बातें साफ करता है। पहला, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सिर्फ पैसा फेंकने से नहीं चलते, और दूसरा, जब तक राज्यों की अपनी प्रशासनिक तत्परता नहीं होगी तब तक त्वरित न्याय केवल एक कागजी नारा बनकर रह जाएगा। लेकिन बात केवल फंड्स, कागजों या राजनीति की नहीं है। बात असल में उस दौर में हमारी पूरी न्याय प्रणाली, न्यायालयों और स्वयं न्यायाधीशों के ढांचे की भी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्हें तदर्थ यानी एड हॉक अस्थायी व्यवस्था के रूप में शुरू किया गया था। किसी भी संसद या राज्य विधानसभा ने कोई कानून पास करके इसके लिए पक्का और स्थायी कैडर नहीं बनाया। नतीजा, इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में बैठने वाले ज्यादातर जज कॉन्ट्रैक्ट या एड हॉक बेसिस पर नियुक्त किए गए थे, या तो रिटायर्ड जजों को 1 से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वापस बुलाया गया, या फिर निचली अदालतों के जजों को अस्थायी प्रमोशन देकर एफटीसीज में बिठाया गया, और कुछ राज्यों में सीधे वकीलों, बार एसोसिएशन को अस्थायी रूप से जज बनाया गया। पर इस कॉन्ट्रैक्ट स्कीम की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां थी। पहली, जॉब सिक्योरिटी और स्वायत्तता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस। एक जज का काम निष्पक्ष न्याय देना है, लेकिन जब जज को खुद ना पता हो कि 6 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं, तो न्यायिक स्वतंत्रता पर स्वाभाविक सवाल उठते हैं। दूसरा, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। जजों को बैठा तो दिया गया, लेकिन उनके पास ना तो पक्के स्टेनो थे, ना क्लर्क और ना ही अलग कोर्ट रूम। कई राज्यों में एक ही कमरे में सुबह रेगुलर कोर्ट चलती थी और दोपहर बाद वही एफटीसी बन जाती थी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। इस अव्यवस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक बृजमोहन लाल बनाम भारत सरकार याचिका दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ कहा कि न्याय जैसी मौलिक संवैधानिक जिम्मेदारी को अनिश्चितकाल तक कॉन्ट्रैक्ट और एड हॉक व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, या तो इन्हें स्थायी रूप से कैडर का हिस्सा बनाएं या बंद कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र या राज्य सरकारें कोई विधेयक लाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्थायी जुडिशरी का हिस्सा नहीं बना सकती थी? यहाँ आकर पेंच फंसा संविधान और संघवाद यानी फेडरल स्ट्रक्चर में। राज्यों और हाई कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 235 के तहत निचली अदालतों में जजों की भर्ती और उनका नियंत्रण राज्य सरकारों और संबंधित हाई कोर्ट्स का विषय है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS पर असहमति। केंद्र सरकार अगर राष्ट्र स्तर पर कानून बनाकर जजों का स्थायी कैडर बनाती तो राज्यों और हाई कोर्ट्स को लगता था कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म वित्तीय बोझ। केंद्र सरकार 5 साल के वित्तीय आयोग की ग्रांट तो दे सकती थी, लेकिन जजों को स्थायी पेंशन और लाइफ लॉन्ग सैलरी देने का
स्थायी वित्तीय बोझ कोई भी राज्य अपने सिर लेने को तैयार नहीं था, यानी कांग्रेस जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर किसी स्कीम को 5 साल ट्रायल बेसिस पर लाया जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो सरकार उस ट्रायल के बाद उस पर काम करने की कोशिश करेगी। अटल जी की सरकार ने अच्छा काम किया, जैसे कांग्रेस ने एक्सटेंड भी किया, लेकिन उसे सुधार में लाने की मेहनत नहीं की। खैर, इसकी जिम्मेदारी किसने ली, इस पर हम आगे वापस जरूर आएंगे। इसके पहले फिर 2012 में चलते हैं, क्योंकि 2012 में दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और भारत के फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम को सामान्य पेंडेंसी कम करने के इस ढीले ढाले प्रयोग से निकालकर विशिष्ट अपराधों के खिलाफ एक सख्त और समर्पित कानूनी हथियार बनाने पर मजबूर कर दिया। 2012 में देश की राजधानी में हुए भयावह निर्भया कांड ने भारत की पूरी व्यवस्था और जन आक्रोश को सड़कों पर ला दिया। इस घटना ने सरकार और न्यायपालिका को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि त्वरित न्याय, फास्ट ट्रैक जस्टिस केवल सामान्य मुकदमों के पेंडेंसी आंकड़े घटाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये महिलाओं और समाज के सबसे संवेदनशील तबके की सुरक्षा की पहली शर्त है। यहाँ से भारत के फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम का फेज 2 शुरू हुआ। 2012 के बाद नीति निर्माताओं को समझ आया कि जब आप एक ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मर्डर, डकैती, जमीन के विवाद और चोरी के केस एक साथ भर देते हैं तो वो कोर्ट भी आम अदालत बनकर रह जाता है। इसलिए विचार बदला, जेनेरिक एफटीसीज की जगह स्पेशलाइज्ड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स लाई जाएं। नॉन लैप्सेबल निर्भया फंड, केंद्र सरकार ने एक समर्पित कोष बनाया ताकि वित्तीय वर्ष खत्म होने वाले बजट लैप्स ना हो। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 और सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2019। अक्टूबर 2019 में मोदी सरकार ने एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS लॉन्च की। इसका मकसद था सिर्फ रेप और पॉस्को बच्चों के खिलाफ यौन अपराध मामलों के लिए डिटेक्टेड फास्ट ट्रैक अदालतें बनाना। द बिजनेस कार्जन और केंद्रीय कानून मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019 में शुरू हुई इस स्पेशलाइज्ड FTCS योजना के तहत देश भर की पॉक्सो और रेप कोर्ट्स ने अब तक 3 लाख से अधिक संवेदनशील मामलों का निपटारा किया है। जहां साधारण ट्रायल कोर्ट्स हर महीने औसतन सिर्फ 3.26 केस ही निपटा पाती है, वहीं इन स्पेशलाइज्ड कोर्ट ने 9.51 केस प्रति महीना की रफ्तार से फैसले सुनाए हैं। यानी लगभग 3 गुना तेज गति से न्याय डिलीवर करके ये साबित किया गया कि जब कोर्ट्स का दायरा सीमित और बजट पक्का हो तो फैसले अटकते नहीं। हमने अभी कुछ मिनट पहले ही आपसे कहा था कि बदलाव की जिम्मेदारी लेने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब उस पर लौटते हैं। 2019 में जब मोदी सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की नई शुरुआत की तो सिर्फ पैसा अलॉट करके पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि पुरानी स्कीम की तीनों सबसे बड़ी ढांचागत कमियों पर सीधा प्रहार किया। पहला, कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा और डेडिकेटेड स्टाफ। नए 60 से 40 फंडिंग मॉडल के तहत केंद्र सरकार ने हर एक FTCS कोर्ट के लिए एक जज और उसके साथ 7 डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी सीधी तय की। दूसरा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS का बड़ा प्रयास, जो कदम दशकों से पेंडिंग था। मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी जजों का एक राष्ट्रीय कैडर बनाने की पहल तेज की। मकसद साफ था, जैसे UPSC से IAS IPS निकलते हैं, वैसे ही जिला अदालतों के लिए स्थायी और सक्षम जजों का राष्ट्रीय कैडर बने। हालांकि कई राज्यों और हाई कोर्ट्स की असहमति के कारण ये विधेयक आज भी अटका हुआ है, लेकिन केंद्र ने अपने स्तर पर FTSC के तहत वित्तीय और प्रशासनिक सपोर्ट रुकने नहीं दिया। इसी स्पेशलाइज्ड जस्टिस मॉडल की सफलता का नतीजा है कि 2000 में शुरू हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये 25 सालों का सफर आज 2026 में एक नया मोड़ ले रहा है। जो यात्रा कभी सामान्य मुकदमों की भारी पेंडेंसी को कम करने के लिए एक ढीले ढाले प्रयोग के रूप में शुरू हुई थी, वो 25 सालों के अनुभवों, नाकामियों और ढांचागत सुधारों से गुजरकर
आज विशिष्ट अपराधों के खिलाफ एक सटीक और समर्पित कानूनी हथियार बन चुका है। और इसी 25 साल के एवोल्यूशन का नतीजा है कि पीएम मोदी ने छात्रों के लिए तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक इन अदालतों का एकमात्र लक्ष्य है लाखों छात्रों के मुकदमों को सालों साल लटकाने के बजाय महीनों तक तय करना। और सिर्फ निचली अदालतें ही नहीं, संसद के इसी मॉनसून सत्र में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया है, ताकि शीर्ष अदालत में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 सीजेआई सहित 38 की जा सके। ये दिखाता है कि न्यायिक सुधारों की ये कोशिश अब केवल निचली अदालतों तक सीमित न रहकर शीर्ष न्यायपालिका की क्षमता बढ़ाने तक विस्तृत हो रही है। तो 1993 की दामिनी फिल्म के उस चर्चित संवाद से शुरू हुआ ये सफर आज 2026 में एक बहुत बड़ा सबक देता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस नाम बदल दिया और न्याय रातों रात मिल जाएगा। 2000 से 2026 का ये 26 सालों का इतिहास हमें सिखाता है कि न्याय की रफ्तार 3 चीजों पर टिकती है। पैसा सिर्फ बांटना नहीं, बल्कि डेडिकेटेड स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना। कोर्ट्स को सामान्य पेंडेंसी से हटाकर विशिष्ट अपराधों स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस पर केंद्रित करना, और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और राज्यों की प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति। इतिहास गवाह है, चाहे 2000 के दशक में गुजरात का इवनिंग कोर्ट्स मॉडल हो, 2019 का पॉक्सो एफटीएससी मॉडल हो या 2026 का पेपर लीक फास्ट ट्रैक रिफॉर्म। जब सरकारें जिम्मेदारी लेने की नीयत दिखाती हैं, तो भारतीय न्याय प्रणाली ये साबित करती है कि यहाँ केवल तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि वक्त पर न्याय भी मिलता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।